आज का हमारा जो है टॉपिक वो है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रोसेस फॉर ERP पैकेज सिलेक्शन। देखें, ये वाली जो हमारे पास ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ कुछ तरीक़ाकार लाहे अमल है जो कि हर कंट्री के अंदर स्पेसिफिक होता है। वहाँ के जो परचेज़ एंड प्रोक्योरमेंट रूल्स होते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें जो है ना वो कंडक्ट करनी पड़ती हैं। स्पेशली ऐसे इदारे जो कि गवर्नमेंट के अंदर हों, फुल्ली गवर्नमेंट हों, सेमी गवर्नमेंट हों, या फिर किसी गवर्नमेंट के रूल के अंदर वो जिस तरह सर्टिफिकेशंस चल रही होती हैं ना, ISO एट्सेट्रा की, तो उनके लिए फिर ये टर्म्स होती हैं कि वो इन रूल्स को फॉलो करें। जिस तरह पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो जो परचेजिंग करते हैं तो पेपरा रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पेपरा रूल्स जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं मेथड, ताकि कल को ये ना कोई जो है ना वो पार्टी उठ के कह दे कि जी गवर्नमेंट ने किसी या गवर्नमेंट के किसी इदारे ने किसी दूसरी कंपनी को अनड्यू फेवर दे के तो उसकी प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है, जबकि वो प्रोडक्ट उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो कि जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो भी इससे वेल अवेयर होती हैं। पेपरा रूल बड़ी पॉपुलर हैं, आमतौर पे ये उर्दू इंग्लिश दोनों फॉर्म्स में मिल जाते हैं, गूगल पे जाएँ तो। इसका जो प्रोसीजर होता है ना, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, कोई भी परचेजिंग है, इधर वो ERP परचेजिंग है, वो हमारे पास कुछ टेंजिबल चीज़ें हैं, कुछ नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं, कुछ सर्विसेज हमने परचेज़ करनी है। सभी फॉर्म्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक अखबार में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसको हम टेंडर भी कह सकते हैं। टेंडर की फॉर्म में हम उसको अखबार में पब्लिश करते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है कि ये पब्लिकली अनाउंस हो जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या मुख्तलिफ जो बिडिंग साइट्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो हम उनके ऊपर जाके ये अनाउंस करते हैं। तो हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि हमने पब्लिकली एक चीज़ को अनाउंस किया है। हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जनरेट करते हैं। उसके अंदर होता क्या क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्सिटी ने कुछ सिस्टम्स परचेज़ करने हैं, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जनरेट करेगी। उसमें लिखा क्या होगा? हो एंड व्हेन द प्रपोजल बिड नीड टू बी सबमिटेड। अभी हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए ना उनसे उनके जो डील्स हैं उनको बिड कह देते हैं, टेक्निकल डील जो उसको बिड कह देते हैं, वो बिड हमने उनसे गेट करनी है। वो सारी अपनी जो है ना वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जमा करवा देते हैं कि जी हम इतने में आपको इतने सिस्टम देंगे विद दिस स्पेसिफिकेशन एंड दिस स्पेसिफिकेशन दिस स्पेसिफिकेशन एट्सेट्रा। तो वो हम ये पहले नंबर पे ये बताते हैं कि कब और कहाँ पे ये प्रपोजल सबमिट होगी, यानी कि उसकी डेट क्या होगी। सिक्योरिटी अमाउंट होती है। सिक्योरिटी अमाउंट का पर्पस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मुझे एक कंपनी है XYZ, वो अच्छे कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उनकी प्राइस हाई है। तो एक XYZ और कंपनी आती है, ABC कंपनी आती है, वो मुझे उससे भी लो रेट दे देती है। तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो कि टोटल जो बजट आना है उसका 1 और 2% होती है। तो 2% CDR उसको कहते हैं। तो 2% सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा करवाई जाती है साथ में, यानी कि अभी जिसने चीज़ें सेल करनी है, जिस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेक्सिटी से कोई बंदा हमें सेल कर रहा है, अभी उसने हमें चीज़ें सेल करके हमसे पैसे लेने हैं, तो हम उससे 2% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और ये 2% जो है ना सिक्योरिटी अमाउंट कि वो डील छोड़ के भागेगा नहीं, वो पहले उससे हम कलेक्ट करते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि जी कि कब और कहाँ पे ये सबमिट होंगे, जो प्रपोजल जमा कहाँ पे होंगे, और उसकी अमाउंट क्या होगी, और उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, कितनी देर तक वो चीज़ें वैलिड रहेंगी। उसके बाद होता है ओवरव्यू ऑफ कंपनीज बिजनेस, करंट ऑपरेशन एंड लोकेशन। हम ये बताते हैं, मतलब नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देंगे कि ये कब कब काम करती रही है इस तरह के प्रोक्योरमेंट के हवाले से, और किन किन वेंडर्स के साथ ऑलरेडी ये काम कर चुकी हुई है। तो लोकेशन और करंट ऑपरेशन के हमने लैब के लिए इस्तेमाल करना है, रोबोटिक्स लैब के लिए इस्तेमाल करना है, एट्सेट्रा। उसके बाद हम ये बताएंगे करंट IT सिस्टम कौन सा है, करंटली कौन से सिस्टम चल रहे हैं, ताकि जो ERP पैकेज वेंडर है वो ये बताए, वो ये समझ जाए कि इस सिस्टम के साथ उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी।
फिर आगे आता है हाई लेवल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं। गोल उसको बता देते हैं कि किन किन एरियाज़ को कवर करता हो, जस्ट फॉर एग्जांपल फाइनेंस को कवर करता हो, ऑनलाइन टेंडर्स को कवर करता हो, एग्जामिनेशन को कवर करता हो, एडमिशन को कवर करता हो, ऑनलाइन क्लासेस को मेंटेन करता हो, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। फिर हम लिख देते हैं बेनिफिट्स दैट कंपनी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, कौन से बेनिफिट्स जो हम रियलाइज़ करना चाहते हैं। हम ये लिखेंगे कि ये चीज़ें हमें चाहिए, इस वजह से चाहिए ताकि हमारा जो टेंडर सिस्टम रेगुलेट हो जाए, फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन अपनी टेंडर चेक कर सकें, अथॉरिटीज़ बैठे फैकल्टी और स्टाफ के टेंडर्स को चेक कर सकें और मेंटेन कर सकें एट्सेट्रा। तो हम उसके बेनिफिट्स भी लिख देते हैं ताकि कल को अगर वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही तो हम उनसे कहें कि जो हमने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा था आपको, उसमें लिखा हुआ था कि हमें ये बेनिफिट्स हासिल होने चाहिए। द डिटेल ऑफ पेमेंट स्केजुअल, दैन पेमेंट स्केजुअल के बारे में लिखा जाता है कि जी पेमेंट्स कब कब जो है ना वो हम देंगे, क्योंकि ये भी गेन गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उनका एक अप्रूवल का प्रोसीजर, एक मैकेनिज़्म होता है, उसको हम डिसओबे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक दिन हमें चीज़ मिली है, जिससे हम शॉप पे जाके परचेजिंग करते हैं तो उसी वक्त उसको कैश पेमेंट कर देते हैं और एटीएम के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक अप्रूवल का मैकेनिज़्म होता है, उसमें जो गवर्नमेंट की जो पावर डेलीगेट्स की होती हैं, कुछ में रेक्टर के पास होती हैं, कुछ में चांसलर के पास होती हैं, कुछ में मिनिस्ट्री के पास होती हैं, कुछ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होती हैं, तो उन पावर से उनका अप्रूवल लेना होता है। फिर वो जो फाइनेंस ऑफिस होता है उसको उनकी पेमेंट को रिलीज़ करता है, तो हम ये भी मेंशन करते हैं। सो ये चीज़ें हम एक प्रपोजल की फॉर्म में जमा करवा देते हैं। ये टेक्निकल फाइनेंशियल ओपनिंग के हवाले से मैं बताने लगा हूँ आपको। हमने अखबार में ये सारी चीज़ें एक इश्तिहार के तौर पे जो है ना अखबार में पोस्ट कर दी या वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दी या बिडिंग वेबसाइट के ऊपर जाके पोस्ट कर देंगे। अब इसको देखने के बाद मुख्तलिफ वेंडर्स आते हैं, वो अपना अपना प्रपोजल जमा करवाते हैं कि जी ये स्पेसिफिकेशन हम मीट करेंगे, ये हमारे डिलीवरेबल्स होंगे और इतने टाइम के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो अपनी साथ में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और प्लस ये जो अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट जो कि उनकी डीलिंग सिक्योरिटी होती है कि डील वो पूरी कंप्लीट करेंगे, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो जमा करवाते हैं 2-2%। अब ये दोनों सारी चीज़ें जो है ना ये एक जगह पे जिस तरह से परचेज डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे तमाम रिक्वेस्ट जो है ना वो इकट्ठी कर ली जाती है, तमाम प्रपोजल्स। देन उनको अनाउंस किया जाता है कि ये जितने प्रपोजल्स इकट्ठे हुए हैं ये स्पेसिफिक डेट को ओपन किए जाएंगे। वो सील्ड इन्वेलप होते हैं, उनको ओपन नहीं किया जाता, वो सील्ड इन्वेलप इकट्ठे किए जाते हैं। देन हम उसको टेंडर ओपनिंग की डेट अनाउंस करते हैं। आफ्टर अनाउंसिंग द टेंडर ओपनिंग डेट, वो जितने कंपनीज वेंडर्स होते हैं ना जिन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट की होती है वो सारे भी मौजूद होते हैं, यानी कि बड़े हॉल में बैठ के वो सारे प्रपोजल जो है ना वो उनको रख लिया जाता है। हर कंपनी से कहा जाता है कि प्रपोजल 2 अलग-अलग इन्वेलप में पैक करे। एक में उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो कि किन किन चीज़ों को मीट करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और दूसरे में उसकी फाइनेंशियल डिटेलिंग होगी कि कितने अमाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हर कंपनी, हर वेंडर ऑर्गेनाइजेशन को 2-2 जो इन्वेलप है वो सील करके देता है। एक में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, तो हम जो फाइनेंशियल वाले होते हैं ना वो सारे एक साइड पे रख लेते हैं, फाइनेंशियल वाले इन्वेलप सारे एक साइड पे रख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो ओपनिंग होती है जिसको टेंडर ओपनिंग कहते हैं वो होती है टेक्निकल ओपनिंग। टेक्निकल ओपनिंग से मुराद ये है कि अभी हमने ये नहीं देखा कि कौन कितने पैसे में दे रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन पर्सन जो है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहाँ पे कितनी % पूरी हो रही है। उन सभी को सामने बिठा लिया जाता है जो कि वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे होते हैं, और उनके सामने एक एक करके प्रपोजल ओपन किया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 प्रपोजल्स हैं तो 10 प्रपोजल ओपन किए जाते हैं, उनको वेटेज दिया जाता है। वेटेज देने के बाद हम ये देखते हैं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का कितना कितना वेट बना है, टॉप स्कोरिंग कौन है, लीडिंग स्कोरिंग कौन है, एट्सेट्रा। ये सारी एक लिस्ट बनाने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम किसकी तरफ जाने वाले हैं, कौन से वेंडर की तरफ हम मूव करने वाले हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस ज़्यादातर मीट हो रही हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल ओपन करते हैं, यानी कि हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो ये नहीं होती कि पैसे कम वाला कौन देगा, हम ये देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशन कहाँ पे, जो हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहाँ पे मीट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल 10 में से 3 वेंडर्स जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे 3 हमारी स्पेसिफिकेशंस मीट हो रही हैं, हम उन 3 का जो है ना फाइनेंशियल ओपन करेंगे, बाकी का फाइनेंशियल वैसे ही बंद रहने देंगे। उन 3 का फाइनेंशियल ओपन करेंगे
उनको रीड करेंगे। जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल ए, बी और सी 3 कंपनीज़ हैं, तीनों ने हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीट करने के लिए एक वो जो टेक्निकल फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बनाया है उसके मुताबिक वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन तीनों की फाइनेंशियल बिड भी ओपन करते हैं। फाइनेंशियल बिड में वो लिखा होता है कि जी ये तमाम चीज़ें कितनी देर में कितने पैसे में हमें प्रोवाइड की जाएंगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास इख्तियार होता है कि उनमें से चूज़ करे कि कौन सा जो उनके लिए बेस्ट फिट है। ज़ाहिर है जो कम कॉस्ट और कम टाइम में इंप्लीमेंट करेगा वो बेस्ट फिट होता है, उसको वो चूज़ किया जाता है। बाकी जो बचे हैं 10 में से एक को चूज़ किया गया थ्रू टेंडर, उसके सामने सभी के सामने टेक्निकल ओपनिंग भी हुई, फाइनेंशियल ओपनिंग भी हुई। बाकी जो 9% है उनकी जो CDR होती है और उनकी जो फाइनेंशियल जो हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट फॉर डीलिंग होती है बिडिंग, वो दोनों अमाउंट जो है ना वो उनको रिटर्न कर दी जाती है, उनको अमाउंट रिटर्न कर दी जाती है। और इनकी जो अमाउंट है उसको जो है ना वो एज अ सिक्योरिटी ज़मानती अमाउंट जो है ना वो उसको सेव रखा जाता है। फिर उनके साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अगला पेज हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन का है। फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद ERP वेंडर। ये ERP के हवाले से नहीं, ये जनरल चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या कोई ऐसे अदारे जहाँ पे ISO लाइक सर्टिफिकेशंस के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, वहाँ पे तमाम तर में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हमने उसको टेंडर किया, टेंडर की स्पेसिफिकेशंस दी, उसके अगेंस्ट प्रपोजल्स आए, प्रपोजल्स का टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों अलग-अलग बिड्स गेट की, फिर उनके सामने पब्लिकली उनको बिठा के उनके सामने टेक्निकल ओपन की गई ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि कल को बंदा उठ के जो है ना वो कोर्ट में ना चला जाए कि जी कंपनी ने या गवर्नमेंट के इदारे ने हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है, हम ज़्यादा सर्विसेज कम पैसे में दे सकते थे। दैट्स वाई उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। और टेक्निकल ओपनिंग भी पब्लिकली होती है। फाइनेंशियल ओपनिंग को हम उसको सीक्रेट रख सकते होते हैं, लेकिन वो भी आमतौर पे नहीं रखी जाती। और फिर उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये वाला जो टेंडर के परचेजिंग है ये किसको दी जा रही है। उसके बाद जिसको दी जा रही है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मरहला आता है। ये फाइनल स्टेप है इसके अंदर। फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद ERP वेंडर। जो भी वेंडर होगा जिसने भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी दूसरे के ऊपर किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर सकती, कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हम कहते हैं एक लीगल ऑब्लिगेशन है फॉर बोथ और 3 पार्टीज। 3 पार्टीज महाराज यहाँ पे एक कंसल्टिंग कंपनी भी मौजूद है, ठीक है। वो अगर मौजूद है तो वो तीसरी पार्टी होगी, अदरवाइज आपकी कंपनी और आपका वेंडर, दो चीज़ें जो है ना, दो कंपनीज हमारे पास आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लास होती हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के पेमेंट का मैकेनिज्म हो सकता है। तो मेजर जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो पेमेंट टर्म्स हैं, पेमेंट्स कैसे जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी और कब कब प्रोवाइड की जाएंगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमने बात की थी कि जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं उनके अंदर पावर डेलीगेशन होती है, जिसको पावर डेलीगेट की होती है वो पेमेंट को रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। कुछ का इख्तियार जो है वो हम कहते हैं रेक्टर, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में है उनके पास होता है, वाइस चांसलर या कंपनी के जो CEO हैं उनके पास होता है। कुछ का इख्तियार उनसे ऊपरली पार्ट के पास होता है। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वाइस चांसलर होगा, ठीक है। और अगर हम किसी इदारे की बात करें तो मे बी ऑनर होगा, और उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्री के पास होती हैं इख्तियारत एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम पेमेंट का एक मैकेनिज़्म तय करके बता देते हैं कि ये पेमेंट्स जो है ना ये फ़ला पावर डेलीगेशन से आपको जो है ना मौसूल होंगी, और उसका अप्रूवल लेने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के इतने पीरियड के बाद पेमेंट रिलीज़ की जाएगी, ये लिखा जाता है उसके ऊपर। दूसरे नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट क्लासेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, अगर किसी ने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आम तौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की जाती है कि अगर एक कंपनी है, ABC सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया है और सॉफ्टवेयर को वो सेल करते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी एक्जी फाइल जो है ना सेल करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसका सोर्स कोड नहीं देते। अगर कोई कंपनी अपना सोर्स कोड देती है तो इसका मतलब है कि वो अपने हाथ काट के अगले को दे देती है। सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड देना किसी कंपनी के लिए ऐसे ही है जैसे आप उसको अपने हाथ काट के देते हैं। तो कभी भी आपको अपना सोर्स कोड नहीं देती,
लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि इस लेवल की पेमेंट्स करती हैं कि वो सोर्स कोड भी सेल करना पड़ जाता है, यानी कि ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली सोर्स कोड भी सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि ये जो सोर्स कोड होगा इसका ऑनर कौन होगा, इसका ऑनर ERP वेंडर होगा या सोर्स कोड का ऑनर परचेजिंग कंपनी होगी। दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्लासेस मौजूद हैं, लेकिन आम तौर पे कभी भी सोर्स कोड तक एक्सेस नहीं दी जाती। Who own the modification and customization right to code etc. कोडिंग करने के लिए, कस्टमाइजेशन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए राइट्स दिए जाते हैं, उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है। थ्रू दैट प्लेटफॉर्म हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन्हांसमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स को, कुछ हेडर फाइल्स को उन्होंने लॉक किया होता है ताकि जब तक आप उनके लाइसेंसिंग फ़ी पे कर रहे हैं तब तक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप उनके लाइसेंसिंग फ़ी पे नहीं कर सकते उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन और इन्हांसमेंट नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं। क्या वेंडर ऑर्गेनाइजेशन ही हमेशा मॉडिफिकेशन करेगी या कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी राइट्स हैं कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन कर लें। तीसरे नंबर पे एनी मिसयूज ऑफ द पैकेज कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन। फॉर एग्जांपल, हमने इंटरलूप के एक यूनिट के लिए जो ना उसको परचेज़ किया है। आफ्टर परचेजिंग फॉर अ सिंगल यूनिट हम उसको किसी दूसरे यूनिट के ऊपर भी उसकी कॉपी जो है ना वो अनइंटेंशनली और इंटेंशनली विदाउट इन्फॉर्मिंग द वेंडर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि उन्होंने आपको बताया है कि आप इसको एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि जी हमारे पास 10 यूनिट हैं तो हम जब चाहें जिस यूनिट के ऊपर चाहें उसको इस्तेमाल करें, तो फिर वो वेंडर जो है ना वो बाउंड है कि वो उनकी सर्विसेज मुख्तलिफ यूनिट्स के ऊपर भी प्रोवाइड करेगा। देन कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन होता है लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर मिलना है उसके साथ क्या क्या चीज़ें डिलीवरेबल में होगी, क्या डाटाबेस की लाइसेंसिंग शामिल होगी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइसेंसिंग फी है वो उसके अंदर शामिल होगी, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर शामिल होगा या नहीं होगा, क्या उसके अंदर नेटवर्किंग की जो टेक्नोलॉजी है वो शामिल होगी या नहीं होगी। हम उसके अंदर उसकी एक लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स बनाते हैं और इसमें ये सारी टेंजिबल चीज़ों के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी शामिल होता है, ठीक है, कि क्या इसका डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा एटसेट्रा। क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट नहीं ना होगा सॉफ्टवेयर कोई एक यूजलेस टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसके अंदर शामिल होता है। हाउ ट्रेनिंग फॉर द सॉफ्टवेयर विल बी हैंडल्ड। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग किस तरह से हेल्ड की जाएगी, यानी कि कहाँ पे कंडक्ट होगी, उस कौन ट्रेनर होगा और उसमें ट्रेनी कौन से होंगे, लोकेशन क्या होगी एटसेट्रा। यानी कि इसके ऊपर जितनी भी कॉस्टिंग आती है उसको फाइनलाइज किया जाता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कौन उसको बियर करेगा। हाउ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस विल बी हैंडल्ड। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। मेंटेनेंस से मुराद उसके अंदर फ्यूचर में आने वाली मॉडिफिकेशंस एटसेट्रा है। हाउ फ्यूचर अपग्रेड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडेड एट व्हाट कॉस्ट। फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगी उनका क्या रेट्स होंगे और उनको प्रोवाइड करने का मैकेनिज़्म क्या होगा। अगर हम कुछ अपडेट्स नहीं लेना चाहते, फॉर एग्जांपल हमने दरमियान वाली 3 अपडेट्स नहीं ली तो हम 4th और 5th अपडेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी जो है ना वो बाउंड होगी कि हमको जो वाली हम अपडेट चाहें वो लेंगे। या ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो सकता है कि जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बाउंड है कि हर अपडेट को परचेज़ करे। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर साइन होती हैं। प्री रिक्विजिट्स टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हार्डवेयर की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि सिस्टम्स कितने होंगे, सर्वर्स कितने होंगे, उनकी रैम और प्रोसेसर्स कितने होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, डाटाबेस कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, ये भी लिखा जाता है ताकि जब वो उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे उससे पहले जो है ना वो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस पूरी कर चुकी होगी। यानी कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पूरी हो जाए। Any audit or review by the package vendor during the package implementation. Any audit or review. हमने ये देखा था चैप्टर 2 के अंदर कि जब भी हम एक स्टेप से अगले स्टेप के ऊपर मूव करते हैं तो हम उसका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं। गो लाइव से पहले ऑडिट करवा देते हैं, बिजनेस ब्लूप्रिंट का जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको ऑडिट करवा देते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर का ऑडिट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑडिट्स होंगे उनकी फ़ी कौन कौन पे करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है। और देन लास्ट वन लाइसेंस कैंसलेशन कॉस्ट।
अगर लाइसेंस को दोनों में से कोई पार्टी भी कैंसिल करना चाहती है तो उसको किस कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो कैंसिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन कैंसिल करना चाहती है तो कितनी पेमेंट करेगी, और अगर वेंडर ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर है उस कंपनी को, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा तो वो ये डिसाइड करेगी कि फिर वो कितनी पेमेंट जो है ना वो देगी। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है ना वो परसू कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का खुलासा है कि हम ERP पैकेज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसको हम यहाँ पे ना लिखते जाते हैं सो दैट के बाद में किसी बच्चे की ना ड्यूटी लगा देंगे इसको कन्वर्ट करने की PPT में। सो बेटा जी, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है ना, ERP प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती, इसके ऊपर हैवी कॉस्ट आनी होती है और हैवी टाइम ड्यूरेशन लगती है, और फिर हमारे लिए प्लान भी अगले 10 से 20 साल का होता है। तो उसके लिए ना हमने अभी ये जो चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस किया है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इन पॉइंट्स को ना मद्देनज़र रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट शेयर ऑफ वेंडर का मार्केट शेयर है, इसके ऊपर कल जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है, इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी होगी, उसके बाद हमारे पास है पे बैक पीरियड। पे बैक से मुराद बेनिफिट रियलाइजेशन कितनी देर में स्टार्ट होगी और कौन कौन से बेनिफिट्स रियलाइज होंगे, रियलाइजेशन, ये बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है ना जो हमने वर्बली डिस्कस की थी, तो करंट सिनेरियो के अंदर 2019-20 के अंदर उनमें क्या चीज़ें टॉप पे चल रही हैं। रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, कितनी दफ़ा शॉर्ट लिस्टिंग से मुराद, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज़ मीन बाय शॉर्ट लिस्टिंग। रेट ऑफ सिलेक्शन, शाबाश, कोई बच्चा बताएगा। एनीवन? यस सर। बेटा ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, इससे क्या मुराद है? सर सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं सर भी, कोई भी जब क्लाइंट्स कोई भी चीज़ किसी के लिए अप्लाई करे ना तो वो उनको नैरो डाउन करके ना एक सिलेक्टेड लिस्ट करते हैं। तो रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड है कि मतलब किस रेट या किस प्राइस या किस कॉस्ट के लिहाज से जो उसको शॉर्ट लिस्ट करके हम टॉप मतलब वेंडर्स को सिलेक्ट टॉप करें। वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक पूल है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हैं और उनके पास आगे थाउजेंड्स जो है ना वो पैकेजेस अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्ट करने से क्या मुराद, शॉर्ट लिस्ट होने से मुराद वो जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था वो क्राइटेरिया हम अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो ये देखते हैं कि कितने जो है ना वो प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट होते थे। इसको ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको। रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, ये देखें हमारे पास जो मार्केट के अंदर वेंडर्स हैं, सैप 45% शॉर्ट लिस्ट होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज सैप की है। दूसरे नंबर पे ओरेकल है, तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है और चौथे नंबर पे इन्फर है, ठीक है। ये जो हमारे पास वेंडर्स हैं, इनके आगे मल्टीपल पैकेजेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड की का जो है ना ये हमारे पास ये समरी 2019-2020 के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो शॉर्ट लिस्ट होता है, जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था 2 स्टेप प्रोसेस में, स्टेप 1 के ऊपर जो कंपनी आती है, स्टेप 1 के ऊपर जो हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, वेटेज अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रियल टाइम में सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो ये हैं
कंपनी से, ठीक है। बाकी ये 1% 2% उनका रेट हो, यानी कि 100 लोग उनको चूज़ करते हैं अपने स्टडी के लिए और उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाते, वो 1% होते हैं, 2% होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सैप 45% है। देखें बाकी जितने भी हमारे पास वेंडर्स हैं वो यहाँ पे कहीं पे 1% 2% पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है रेट ऑफ सिलेक्शन। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद रेट ऑफ सिलेक्शन कितना है, वो हमारे पास रेट ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन रेट है। सबसे ज़्यादा अगेन सैप है, दूसरे नंबर पे इन्फर है, तीसरे नंबर पे ओरेकल है, चौथे नंबर पे डायनामिक्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो 21% जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्ट होता है, यानी कि हमारे पास दूसरे स्टेप में जो कामयाब होते हैं उसमें 21% जो है ना विद टॉप रेटिंग हमारे पास सैप है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रो कर चुका हुआ है, ये बनना ही स्पेसिफिकली इसके लिए, ठीक है। ओरेकल देखें तो डेटाबेसेस प्रोड्यूस करता है, ओरेकल देखें तो और प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करता है मार्केट के अंदर, गेम्स लॉन्च करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अगेन विंडोज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोड्यूस करता है, ऑफिस भी प्रोड्यूस करता है और ईआरपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी ये डेडिकेटेड नहीं है फॉर ईआरपी ओनली। उसके बाद हमारे पास है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जो हैं वो किसके ज़्यादा हैं, तो ये अगेन हमारे पास एक टेक्निकल पॉइंट है। हम ये देखते हैं कि क्या ये मार्केट छोड़ के भागने वाला तो नहीं है वेंडर, तो मार्केट शेयर्स हम देखते हैं किसके ज़्यादा हैं। मार्केट शेयर्स तो अगेन इसमें देखें जो टायर 3 एंड अदर आर्ट जो है हमारे पास रेड कलर के अंदर है, हम टायर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं आगे जाके इसके स्ट्रक्चर के अंदर। टायर 3 से मुराद होता है कि उसकी एप्लीकेशन तीन लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ज़्यादा होती है और जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर ज़्यादा होती है और डेटाबेस लेयर ज़्यादा होती है, डाटा लेयर जिसको कहते हैं। तो 3 टायर आते हैं वो, तो उनको अगर निकाल दें, ठीक है, यानी कि बहुत सारे वेंडर्स मिलके ये मार्केट बनाते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हंड्रेड्स के अंदर होंगे। तो अगर सिंगल स्टैंड अलोन देखें तो उसमें सैप सबसे ज़्यादा है, 23% जो है ना वो मार्केट शेयर होल्ड करता है ईआरपी मार्केट के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ओरेकल, तीसरे नंबर पे इन्फर है और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो हम कह सकते हैं 5 या 6 नंबर के ऊपर आती है जाके। तो ये इनके मार्केट के अंदर शेयर्स हैं। सिमिलरली हमारे पास मौजूद है इनका बेनिफिट्स जो रियलाइज़ होते हैं। हमने परसेंटेज निकाली है कि बेनिफिट्स कौन कौन से कब कब रियलाइज़ होते हैं, इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा, ये बहुत आसान इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लास्ट वन हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ पैकेज सिलेक्शन प्रोसेस। ये समरी है हमारे पास, इसको ज़रा 2 मिनट लें और रीड करके तो मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या इसमें बताया जा रहा है, या अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी समरी है हमारे पास। तो बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इसको? अच्छा जी, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इस जगह पे आ रही है, कौन सा वेंडर सबसे ज़्यादा कॉस्टली है? ओरेकल में ओरेकल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। और ओरेकल सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन किसके ऊपर लग रही है? से सैप में सैप में तो सिर्फ 9 मंथ्स है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इन्फर के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रही है, ये देखिए ना 24 मंथ्स है, ठीक है। अच्छा बेटा जी ये सभी ज़रा अटेंटिव हो जाए, मैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन पूछूंगा स्टूडेंट से। ये हमारे पास 4 वेंडर्स हैं, आप लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा है पिछले वीक में भी, इस वीक में भी हमने इसको रिवाइज़ किया है। आप मुझे बताएंगे कि हम इसमें से कौन सा पैकेज जो है ना, कौन से वेंडर को चूज़ करेंगे, हम इसमें से कौन सा वेंडर चूज़ करेंगे?
हाँ जी, एनीवन? मोहम्मद उस्मान नज़ीर, उस्मान नज़ीर एंड कासिम पाशा। हाँ जी बेटा, सैप क्यों चूज़ करेंगे? कासिम पाशा, सैप क्यों चूज़ करेंगे बेटा? सोए हुए हैं सारे, कोई पता नहीं है कहाँ पे हम। हाँ जी, एनीवन एल्स? सैप क्यों चूज़ करेंगे? बेटा सारी क्लास की एब्सेंट लगा दूं मेरे ख्याल में। सर की जब हम क्राइटेरिया का सिलेक्शन का अप्लाई करें कि उसको शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है वो सैप के, इसलिए हम सैप यूज़ कर रहे हैं। और कोई स्टूडेंट? सर इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पीरियड थोड़ा है और पेबैक पीरियड जो है वो भी थोड़ा है, हमें जल्दी जो है ना इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें, इसलिए जो है हम सैप यूज़ करेंगे। हमारे पास जितने भी क्राइटेरियाज आएंगे सब में टॉप पे है, यानी कि जब हम इसकी वेटेज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सैप का स्कोर ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, कॉस्ट के हवाले से भी आप देखें ओरेकल ज़्यादा जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन के हवाले से इन्फर ज़्यादा चल रहा है, बेनिफिट्स ये 21% हमें रियलाइज़ हो रहे हैं। 50% से ज़्यादा बेनिफिट्स रियलाइज़ करवाने में ये 21% के ऊपर है। ठीक है, सिलेक्शन रेट भी ज़्यादा है, मार्केट के अंदर जो है ना वो इसकी हम कहते हैं वाइबिलिटी स्ट्रॉन्गर है, दैट्स वाई हम चूज़ करेंगे सैप को। अब हम बात करते हैं, अगर हम सैप को चूज़ कर लेते हैं, अगर हम सैप को चूज़ करते हैं तो सैप के अंदर तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसा कि सैप के पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पैकेज तो नहीं है, उसके पास बेशुमार पैकेज है। एक बहुत ब्रीफ किस्म की समरी आपके सामने मैं रखता हूँ, उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये जो सैप है इसके प्रोडक्ट का नेम क्या है, इसके यूज़र्स का लेवल क्या होगा और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। पहले नंबर पे जिसका पैकेज है, यहाँ पे लिख देते हैं पैकेज। जो पहले नंबर पे इसमें पैकेज है वो है बिजनेस सूट। बिजनेस सूट जो है वो होता है मिड टू लार्ज साइज इंटरप्राइजेस। मिड से लार्ज साइज इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। इंटीग्रेटेड से क्या मुराद है, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस। सिमिलरली हमारे पास है दूसरा इसके अंदर जो पैकेज है बिजनेस ऑल इन वन। ये पैकेज इसके अंदर है, ये स्मॉल से मिड टर्म ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, मिड साइज़। इसके अंदर यानी कि हम कह सकते हैं 100 से लेके 2000 तक एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा है कि ये टेम्पलेट बेस्ड है, यानी कि टेम्पलेट से हम रोट करते हैं इसको। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि 700 प्लस इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसके अंदर पैकेजेस अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सिर्फ लार्जर कंपनीज़ के लिए होता है। छोटी कंपनी के पास उतने डिपार्टमेंट्स ही नहीं होते, ज़ाहिर है उतने डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो फिर उतना बड़ा पैकेज भी उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है बिजनेस वन। बिजनेस वन पैकेज है फॉर हम कहते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस।
इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हम कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, यानी कि सिंगल यूनिट होता है, सिंगल पैकेज को इंस्टॉल करें जिस तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है उस तरह से। तो कुछ जो ना वो हम कह सकते हैं 100 के करीब, राउंड 100 इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इनके पास उसके मुताबिक, क्योंकि वो उन्होंने इतनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया हुआ है तो उतने टेम्पलेट्स उनके पास अवेलेबल हैं। अगर आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ऑटोमोबाइल के मुताबिक आपको वो दे देंगे, अगर आपकी गारमेंट की कंपनी है तो गारमेंट के हवाले से आपको दे देंगे। और इसके अंदर वो आपको थर्ड पार्टी एड ऑन्स की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि उनका अपना एक पैकेज है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर उससे जाके उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। ये इसका बिजनेस वन प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है बाय डिज़ाइन। बाय डिज़ाइन, बाय डिज़ाइन हम कहते हैं कि इनका सबसे स्मॉल टर्म है, SME, स्मॉल एंड मीडियम टर्म्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिनकी जो ना वो एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 100 से लेके 500 तक होती है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये SaaS को इस्तेमाल करती है। SaaS से मुराद क्या होता है, यहाँ पे वो सुसराइल वाली SaaS नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इस तरह से सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस, पास यानी कि प्रोग्राम एज अ सर्विस, इस तरह के पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लाउड को इस्तेमाल कर रहा होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करता है। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये सैप है, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके हम पैकेजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पैकेजेस के अवेलेबल हैं। सिमिलरली हम करते हैं यहाँ पे डिस्कस, वेंडर है हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन सा वेंडर है वैसे, सोए हुए बच्चों? यस सर। ओरेकल, बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने आंसर किया कि ओरेकल है, लेकिन ओरेकल में इशू ये है कि ओरेकल डेडिकेटेड नहीं है, गो कि ये भी डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके पास ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं। जीपी है हमारे पास, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी हुई है। ये हमारे पास है जो सिंपल आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। सिंपल आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन से मुराद अभी आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा वहाँ पे अपने ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, वो क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स? सोए हुए बच्चों उठ जाओ। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप बग़ैर वेंडर को बताए आप उनको लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेट करते हैं, उनकी पेमेंट कर देते हैं और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस पैकेज है, आप CD गेट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप उनसे जो है ना वो जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ी पे करने के बाद हम उसको रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं GP जो हमारे पास था, जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल गेट करते हैं मार्केट से, मार्केट में गेट करने के बाद हम उनको ऑनलाइन जो है ना वो हम उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उसी तरह से ये GP वाला पैकेज था। उसके बाद नेव है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रॉडर फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा ब्रॉडर है, और उसके बाद इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया गया था, कस्टमाइजेशन। आप अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्ज़ी उसको कस्टमाइज़ कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है AX, ये हमारे पास मिड टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरप्राइजेस, उसके लिए इस्तेमाल होता है।
और इसका जो फ़ायदा है कि फ्लैगशिप ऑफरिंग होती है। इसके ये क्या होता है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ ली हुई है, व्हाट इज मीन बाय फ्लैगशिप ऑफरिंग? सर ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा? फ्लैगशिप ऑफरिंग से मुराद बेटा ये है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो अपना कोड आपको प्रोवाइड करता है, आप उनको पेमेंट करते हैं, और कोई दूसरी कंपनी जो अपने एड ऑन्स उसके ऊपर जिस तरह से प्लगइन्स होते हैं, वो प्लगइन्स उसको आपको प्रोवाइड करती है। आप उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मास्टर कंपनी को भी जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैगशिप। और इस तरह से इनका एक और पैकेज है मार्केट में, SL, ये इनके एब्रीवेशंस हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। जिस तरह से हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमारे पास कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी इन चीज़ों को डील करता है। ये दूसरा हमारे पास जो वेंडर टॉप है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना ओरेकल। बच्चे ने कहा कि ओरेकल जो है ना, वो ओरेकल का मसला ये है कि आपको मैंने बताया था JD एडवर्ड है एक, JD एडवर्ड एक ERP पैकेज था, इसका जो वेंडर था वो मार्केट से भाग गया था। ठीक है, सिमिलरली एक है पीपलसॉफ्ट जो HR के हवाले से डील करता है। इनके दोनों के वेंडर्स भाग के हुए थे, लेकिन ये दोनों के वेंडर्स जो थे ना, वो ओरेकल की डेटाबेस इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इन दोनों के जो वेंडर्स थे वो ओरेकल की डेटाबेस को इस्तेमाल करते थे। जब वेंडर भागे तो ओरेकल ने जो है ना वो इसको ओन करने की कोशिश की, यानी कि हमारे पास जो JD एडवर्ड था 2003 का ये वाक़या है हम कह सकते हैं, और जो हमारे पास पीपलसॉफ्ट है वो 2005 है। दोनों ने जब लीव कर दिया अपने ERP को, तो क्योंकि वो डेटाबेस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था ओरेकल को, ओरेकल ने सोचा कि अगर हम उसको ओन नहीं करते तो हमें इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लॉस में चला जाएगा। ओरेकल ने एक्स्ट्रा एक सॉफ्टवेयर हाउस क्रिएट किया, वहाँ पे लोगों को इसके मतलब जो है ना वो गाइड किया, और उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए जो है ना वो अपना एक यूनिट कायम कर लिया। तो उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने ओरेकल डेटाबेस एंड सो ऑन, साइबल एट्सेट्रा, काफ़ी नेम्स आपको मिल जाएंगे। इन्होंने अपना एक ERP जो है ना वो लॉन्च किया ओरेकल के नाम से। ठीक है, इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये बाय एक्सीडेंट जो है ना वो ERP डेवलपर बने, लेकिन अब ये ERP मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, ERP में क्योंकि इनका जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन थी एक डेटाबेस के हवाले से, उसी वजह से इन्होंने अपने मेयार को मेंटेन रखा ERP के अंदर भी। लेकिन ओरिजिनली ये इन दो प्रोडक्ट्स की वजह से मार्केट में आए थे। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी है। इनके पैकेजेस हैं वो ज़्यादातर वो डेटाबेस ओरिएंटेड है, वो इनकी डेटाबेस स्पेसिफिक है, दैट्स वाई उनकी करैक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे एज डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये भी आपको डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी आफ्टर द क्लास, ताकि कोई बच्चा जिम्मेदारी लेगा, इसके PPTs बनानी है, आप लोगों ने बना देगा कोई बच्चा? चलिए मैं देखता हूँ असाइनमेंट्स में के लिहाज से ना किस बच्चे ने अच्छी तरह से वर्किंग की होगी असाइनमेंट में, उसको मैं दे दूँगा। इसकी PPTs बनानी है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। मार्केट वेंडर्स, वेंडर्स ऑफ ERP, तो ये हमारे पास टॉप वेंडर्स हैं मार्केट के अंदर।